नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू आवर ओनली लव। सबसे पहले तो हाँ, बैठ जाइए, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी की बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। जिस तरह बुराई के पहाड़ पर अच्छाई के एक छोटे से तिनके ने जीत बना ली थी, उसी तरह ये प्रार्थना है, ये दुआ है कि कश्यप और रावी भी अपने प्यार की जीत बना लें। तो चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा रीकैप लेती हूँ मैं। जिस तरह कश्यप ने अपनी बात कह दी, नहीं आसानी से तो नहीं कही। उसके दिल में न जाने कितने तूफान होंगे, लहरों के उफान होंगे, मगर इन सब को समेटते हुए, इन सब को बांधते हुए जिस तरह उसने अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात रख दी थी, उसी तरह रावी ने भी अपनी बात बड़े ही एहतराम के साथ अब्बू के सामने कह दी है। अब्बू ने भी उसी भाव से उसकी बात को सुना और अपनी बात को कहा भी। रावी अपने घर आती है और वहाँ उसके पापा द्वारा उसे एक नई खुशी मिलती है, एक नई खबर मिलती है। नई जिम्मेदारियों का एहसास उसे पहले से दिला दिया जाता है, बारे में बता दिया जाता है और उसकी इस जद्दोजहद से वो अपने आप को बांध लेती है, आने नहीं देती, अपने अंदर ही रखती है और अपने पापा के सामने उन्हीं के भाव के साथ मिलती है। एनिमा के सामने वो अपनी इमोशन खोल देती है और शावर में घंटों भीग लेने के बाद उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण है, रीज़न है कि रात को बारिश में भीग जाना वो उसे नुकसान कर गया है। कश्यप की कैफियत कश्यप ही जान रही है और शायद रावी का दिल जान रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनकी तकलीफ़ को भांप ले रहे हैं। खुशनसीब हैं ये लोग जो इनके पास वो लोग हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। बेटा, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं साहिल के घर से, तो आप जल्दी आ जाइएगा। नाश्ते पर बैठे अब्बू ने भाई की तरफ नज़रें सीधी करते हुए कहा। जैसे ही अब्बू की बात से ये अल्फाज निकले, वैसे ही सभी की निगाहें अब्बू के चेहरे पर जाकर अटक गईं। बस अम्मी ने अपने काम को जारी रखा था, वो कुछ किचन में कर रही थी। ये सुनते ही कश्यप का चेहरा स्याह पड़ गया। उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़कर रुक जाना चाहती थी। उसने अपनी लालसा भरी आँखों से अपने अब्बू की तरफ देखा, मगर अब्बू उसे देख नहीं रहे। भाई और भाभी बड़ी हैरानी से अब्बू की तरफ देखते हैं। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ मेहमान आएंगे कश्यप को देखने। तो मैंने वही कहा। ये कहते हुए अब्बू ने कश्यप पर नज़र तो की, मगर उसकी आंखों के आगे वो हार मान गए और उनकी नज़रों ने अपने आप को दूसरी तरफ कर लिया। तो सभी लोगों का घर पर होना लाजमी के साथ साथ ज़रूरी भी है, तो जल्दी आ जाइएगा। अब्बू ने बात ख़त्म करते हुए अपनी चाय से एक सिप लिया। हाँ, और बेटा कुछ सामान लेकर आना है तो वो भी लेते आइएगा। ये आवाज़ अम्मी की तरफ से आई। भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहे तो क्या कहे, वो करे तो क्या करे। उसने अपने मन को असुविधा में पाया। वो ब्रेड आदि ही खा पाते हैं, तभी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं कह पाते, बस अपना चेहरा नीचे किए अपने कदम पीछे की तरफ करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कश्यप ने अपना चेहरा और निगाहें दोनों नीचे कर ली हैं। अब इस बार अब्बू की नज़र कश्यप पर पड़ती है और एक जगह टिक जाती है। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है, भाभी ने अपनी आवाज़ को धीमा करते हुए कहा। हाँ बोलिए बेटा। अब्बू ने अपना भाव पकड़कर भाभी की बात का जवाब दिया। भाभी चुप हो गई। वो ये सोचने लगी कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, कैसे अम्मी के सामने अब्बू से बात करूँ, क्योंकि अम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब्बू से बात की जा सकती है। वो असमंजस में पड़ गई और वो खामोश खड़ी रही। हाँ बेटा,
क्या हुआ? बोलिए। अबू की बात पर भाभी ख़याल से बाहर आई। मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगी अबू, अभी काम है ना, तो पहले वो देख लेती हूँ। असमंजस में जो भी शब्द मिले भाभी को, उन्होंने उन शब्दों को आवाज़ दे दी। हाँ ठीक है बेटा। अबू ने ये कहते हुए अपनी चाय का आखिरी सिप ले लिया। कश्यप अपने भाव के साथ ही यहाँ से उठकर जाना चाहती है, उसके लिए वो उठती है। अरे बेटा, नाश्ता तो पूरा करिए। भाभी ने फट से कश्यप को टोक दिया। हमें भूख नहीं है भाभी, कश्यप ने ये बड़ी धीमी आवाज़ में कहा और ये कहकर यहाँ से चली गई। उसकी बेबसी को भांप लिया भाभी ने और उनका दिल दुख सा गया और उन्होंने अम्मी अब्बू की तरफ देखा और अपने आप को कश्यप की तरह ही बेबस पाया। रावी का फीवर मेडिसिन लेने से उतर तो गया है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा आएगा नहीं, और वो भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि खाया उससे कुछ जा नहीं रहा। नाश्ते के टेबल पर बैठे पापा बहुत खुश हैं। बेटा, एग्ज़ाम के लिए रेडी हो गए हो आप? पापा ने हंसते हुए रावी से पूछा। यस पापा, आई एम कम्प्लीटली रेडी। रावी ने अपनी तकलीफ़ों को बांध लिया और पापा के भाव को कॉपी किया। एज ऑलवेज। माँ ने मुस्कुराते हुए इन दोनों की बात में अपनी बात जोड़ दी। इससे पहले इस पर रावी कुछ रिएक्ट करती, पापा ने बात को बदल दिया ये कहते हुए, जो न्यू टर्म ओपन की जाएगी उसके लिए एक प्रोजेक्ट रेडी किया गया है और उस प्रोजेक्ट को वहाँ के मार्केट ग्रुप में हाईलाइट करना होगा। तो बेटा, हो सकता है कि आपको जाना हो। पापा ने सारी बातें समझाते हुए रावी से कहा। ठीक है पापा, ओके। अपनी आंखों को मलकाते हुए रावी ने अपने पापा की बात का जवाब दिया। वो सारे मेहमान आ जाते हैं, बातें होती हैं, भैया भी सभी का वेलकम करते हैं बड़े ही प्यार से। सभी चीज़ें हो जाती हैं जो इस मीटिंग के लिए होनी चाहिए, इस गेट टुगेदर में होती हैं, और ये मीटिंग पूरी हो जाती है। भाई जब कश्यप को अपने रूम में रोता हुआ पाते हैं। बेटा, कश्यप के कंधे पर हाथ रखते हुए भाई ने कहा। कश्यप फट से मुड़ गई और भाई को अपनी बाहों में भर लिया और उनके स्टमक पर अपना चेहरा लगाया और रोने लगी। कश्यप बेड पर बैठी है और उसके भाई उसके पास आकर खड़े हो गए हैं। तो ये दृश्य है एक भाई बहन का। भाई ने अपने गले को भारी होता हुआ पाया। मत रोइए बेटा। भारी गले से भाई ने ये कहते हुए कश्यप का सर सहलाया। हमें शादी नहीं करनी भाई, हमें शादी नहीं करनी, और इसकी वजह हमारा प्यार नहीं है। रोते हुए अपने लफ्ज़ों को आवाज़ दी कश्यप ने और अपनी बात को आगे किया। हमें आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, हमें शादी नहीं करनी भाई, नहीं करनी है। ये कहते हुए कश्यप ने अपनी सिसकियों को खोल दिया। बस करिए बेटा, बस करिए, आपका ये भाई अभी है, मत रोइए, मत रोइए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आपको आगे पढ़ना है ना, तो आपको अभी ये जो एग्ज़ाम है उसमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, उसमें ठीक रहना होगा और उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी तो आप आगे जाएंगी। ये कहते हुए भाई ने कश्यप को चेहरा अपने दोनों हाथों में भर के ऊपर किया और अपनी बात को आगे किया। बस बस। और आपकी भाभी ने बताया कि आप खाना नहीं खा रही हैं। ये क्या है बेटा? अगर खाना नहीं खाएंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी? ऐसा मत करिए। हाँ, आपको आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रहना होगा ना। चलिए अब चुप हो जाइए, चुप। फिर से भाई ने कश्यप के चेहरे को अपने आप से लगा लिया और उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों से साफ़ कर दिया। मैं अब्बू से बात करता हूँ बेटा, आप चुप हो जाइए। भाई ने
कश्यप के सर को, उसके आंसुओं को पोंछकर अपनी ये बात कही और वो अपने कदमों को इस कमरे के बाहर की तरफ ले गए। अब्बू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? भाई ने अब्बू के कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, आइए। अब्बू ने अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाया और भाई की बात का जवाब दिया। भाई अपनी कदम लेकर अब्बू की तरफ बढ़ गए। हाँ बैठिए बेटा, क्या हुआ? और अपना क्वेश्चन जो है अब्बू ने भाई के आगे कर दिया। अब्बू, माना माना हमारी कश्यप अभी नादान है, उसे समझ नहीं है चीज़ों की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपनी कश्यप को ऐसे मतलब। भाई भी इस बार असमंजस में पड़ गए। वो अपने शब्द ढूंढने लगे कि कैसे कैसे मैं अपने फादर के सामने ये सब चीज़ें कहूँ, ये सब बातें बोलूँ कि फादर तो फादर होते हैं, उन्हें शायद हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और भाई के शब्द थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गए। अब्बू ने अपनी नज़रों को भाई पर किया और उनके दिल में कुछ ऐसा हुआ कि कश्यप की बात सब समझ रहे हैं, क्या हम नहीं समझ रहे? भाई ने अपने शब्दों को आगे किया। अब्बू, वो आगे पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, वो शादी नहीं करना चाहती। वो बहुत रो रही है, खाना नहीं खा रही है। हमारी हमारी बच्ची मुरझा गई है अब्बू। अभी ये शादी मत मतलब अभी ये सब रहने दीजिए अब्बू। उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है और आपको हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने का पूरा हक है, लेकिन अभी अभी के लिए ये सब रोक दीजिए। वो आगे पढ़ना चाहती हैं, आगे कुछ बनना चाहती हैं, क्या हम उनका साथ नहीं दे सकते? हाँ, भाई ने कैसे न कैसे अपनी बात कह दी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हम उनका साथ दे सकते हैं। अब्बू अपने उसी अंदाज में फिर से लौटे। लेकिन बेटा, वो भी तो उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। और रही बात शादी की, तो वो लोग अभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, बात तो पक्की करके रखनी होगी। और रही बात पढ़ाई की, तो हम उनसे ये बात करेंगे, वो शादी के बाद भी उन्हें पढ़ने दे सकते हैं। और शादी के बाद कश्यप क्या करेंगे क्या नहीं, ये उनके और उनके शौहर के फ़ैसले होंगे। और अभी के लिए हम उनसे ये बात रख सकते हैं। और अभी बेटा शादी नहीं कर रहे हैं हम, मगर फिर भी अब्बू, हमारी कश्यप के फ़ैसले वो लोग करें। हाँ बेटा, हाँ, यही दस्तूर दुनिया का है। हम और आप इस दुनिया से अलग नहीं हैं। हमें भी चिंता है, फ़िक्र है अपनी कश्यप की, तभी तो ये सब हम कर रहे हैं ना बेटा। आज के दौर में एक अच्छे इंसान, एक अच्छी फैमिली मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल रही है तो उसे पकड़ लीजिए। और हम वही कर रहे हैं। रही बात उनकी पढ़ाई और उनकी आगे बढ़ने की, तो हम इस पर बात करेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक रहा पढ़ने से। उनके एग्ज़ाम हैं, वो एग्ज़ाम दें अच्छे से। अब्बू की बात सुनकर भाई के पास कोई जवाब नहीं था। वो अभी उस चीज़ पर आर्ग्यू नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ अभी ये बात करने आए थे कि कश्यप की अभी शादी ना हो, वो आगे पढ़े, कुछ बने। और अब्बू ने ये तो बिल्कुल साफ कर दिया। और अब क्या बात करें भाई? ये कन्वर्जेशन यहाँ पूरा हो जाता है। वक्त आगे चलता है। वक्त चलने के साथ साथ इन लोगों के लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। एग्ज़ाम के दौरान कश्यप और रावी एक दूसरे से मिलते तो हैं, मगर बातें ना के बराबर होती हैं। न जाने कौन सी कसक है जो रावी को रोके हुए है।
रावी ने अपनी तबीयत के बारे में किसी को नहीं बताया। वो नज़रअंदाज कर रही है। उसे फ़ीवर होता है, वो नज़रअंदाज कर देती है। उसे वॉमिटिंग होती है, वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन कशफ के आगे वो कमज़ोर नहीं दिखती। मगर मोहब्बत है, कनेक्शन है। कशफ इसके चेहरे को पढ़ लेती है और इसके भाव को समझती है। और कशफ अपनी रावी को थोड़ा सा अलग पाती है, अलग इन द सेंस मुरझाया हुआ, और वो शायद कशफ को बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे ही एग्ज़ाम के सारे दिन बीतते हैं और एक लास्ट एग्ज़ाम आता है। लास्ट आते आते पेपर लास्ट आता है। रावी की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई है। वो एग्ज़ाम अपना जल्दी जल्दी लिखती है और लिख लेने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। हैरानी भरी नज़रों से कशफ और शिवी उसे देखते हैं। ये क्या हुआ? रावी तो एग्ज़ाम देने में इतनी जल्दी करती नहीं है, वो ठीक तो होगी। शिवी और कशफ के दोनों के जहन में ये बात दौड़ती है। इनका पेपर भी पूरा हो जाता है और कशफ की निगाहें बाहर आते ही रावी को ढूंढने लगती हैं। रावी को ढूंढते ढूंढते जब वो नहीं मिलती, शिवी कहाँ गई है वो? हमें हमें फ़िक्र हो रही है। रिलैक्स कशफ, रिलैक्स, काम डाउन, तू बैठ जा, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए शिवी को पता है कि रावी की कार यहाँ नहीं है, और उसे ये भी कहीं ना कहीं पता है कि वो यहाँ से चली गई है। वो फ़ोन पर नंबर डायल करती है रावी का, तो फ़ोन पिक नहीं होता। घर पे फ़ोन लगाती है वो बिना सोचे समझे। अनिमा, रावी क्या पहुँची है वहाँ? कॉलेज में नहीं है और उसे निकले हुए वक्त हो गया। क्या वो घर चली गई है? रावी ने अपनी जल्दी जल्दी शब्दों वाली भाव से अनिमा से सवाल किए। हाँ बेटा, रावी घर पर आ गई है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो इसलिए। ओके। जब अनिमा से शिवी ने ये सुना कि रावी घर आ गई है तो उसने एक लंबी सांस ली। ठीक है अनिमा, थैंक यू, अब मैं अभी आती हूँ। यह कहकर शिवी ने फ़ोन कट कर दिया और बेचैन कशफ को उसने इशारा किया हाथों से। ठीक है, वो वो घर चली गई है, उसकी तबीयत सही नहीं है। तो कशफ, मैं भी चलती हूँ। मैं देखूँ उसे क्या हुआ है। रुकिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। कशफ के लफ्ज़ थे। ओके ठीक है, चल। शिवी ने ये कहा और फट से ये दोनों शिवी की कार की तरफ बढ़ गए। शिवी ने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया रावी के घर आने में। वो फट से, अनिमा, रावी कहाँ है? वो अपने कमरे में है बेटा। ये कहते हुए अनिमा ने अपनी प्यार भरी नज़रें कशफ के बेचैन चेहरे पर डाली और वो मुस्कुरा दी। मुस्कुराने के बाद कशफ ने उन्हें ग्रीट किया और उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद कशफ को दिया। कशफ और शिवी ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गए। शिवी ने कमरे के दरवाजे को अपने हाथ से छुआ तो उसे पता लगा दरवाज़ा खुला हुआ है। वो उसने फट से दरवाजे को धक्का मारा जिससे दरवाज़ा पूरा खुल गया और ये दोनों फट से रावी के रूम में आ गए। कशफ ने देखा रावी बेसुध बेड पर पड़ी है। उसने फट से उसके माथे पर अपना हाथ रख दिया। उसका माथा जल रहा है। इसका एहसास होते ही कशफ की आंखें गीली हो गईं। दूर खड़ी शिवी रावी के पास आकर बैठ जाती है और उसके पैर पकड़ कर कहती, रावी, रावी। हाँ। अपनी बेसुध हालत में ही रावी ने आधी आंखें खोली और सामने अपने पैर के पास शिवी को पाया। हाँ, तू क्या कर रही है यहाँ? हाँ, तू तो कॉलेज में थी। अपने इसी हाल में रावी ने शिवी से पूछा। हाँ ठीक है, तो तू क्या कर रही है? क्या हाल बनाया हुआ है ये, और कब से ख़राब है तेरी तबीयत? बेटा, रावी की तबीयत थोड़े दिन पहले ख़राब थी तो मेडिसिन ली, उसके बाद इसने कुछ नहीं बताया। अनीमा ने अपने कदम अंदर करते हुए कहा। कशफ रावी का हाथ थाम लेती है। जब रावी को अपने हाथ पर कशफ का हाथ मिलता है उसे एहसास होता है
तो वो अपनी गर्दन दाएं तरफ घुमाती है और अपने सामने कश्यप का रोता हुआ चेहरा पाती है। उसके लब मुस्कुरा देते हैं इस हाल में भी, और उसका जो चेहरा उसने हल्का सा दाईं तरफ घुमाया था वो पूरा घूम जाता है। कश्यप, तो क्या करिए यहाँ? चुप रहिए आप, कुछ मत बोलिए। कश्यप इतना कह के अपने गले को बहुत भारी पाती है। एनिमा इन दोनों के लिए चाय कॉफ़ी और रावी की मेडिसिन्स लेकर आई हैं और वो टेबल पर रख देती हैं। रावी के पास बैठती हैं, उसका माथा सहलाती हैं क्योंकि कश्यप ने उसका माथा छोड़ दिया है और उसका हाथ पकड़ लिया है। रावी का माथा सहलाते हुए एनिमा कभी रावी की तरफ देखती हैं, कभी कश्यप की तरफ देखती हैं और उनका चेहरा खुश हो जाता है। एनिमा, ये कब से बीमार हैं? कश्यप ने अपनी आँखों को एनिमा की तरफ करते हुए कहा। बेटा, बीमार तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कुछ दिन पहले रात को फ़ीवर आया, दवाई दी, मेडिसिन दी, ठीक हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बारिश में भीगी है और बारिश में भीगने की वजह से इसकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और ये इसका बर्थ कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए इसे बारिश में भीगने से मना करते हैं, लेकिन ये मानती कहाँ है बेटा, किसी की नहीं सुनती। जब कश्यप ने ये सुना तो अपने आप को एक कल्प्रिट पाया और अपनी आंखों में और आंसू भर के रावी की तरफ देखने लगे और अपना चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि बारिश में भिगाने वाली तो कश्यप ही थी। और उसने अपने आप को एक अजीब से असमंजस में पाया कि मैं अब डांटूं भी तो इसे कैसे डांटूं, इसे कुछ बोलूं भी तो कैसे बोलूं। और ये सुनकर, ये देखकर रावी के लब जो हैं वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। जब एनिमा ने देखा कि कश्यप की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बेटा वो ठीक हो जाएगी, उसकी मेडिसिन है, डोंट वरी बच्चा, लेकिन इसका क्या करें हम? चलो आप लोग चाय पियो, मैं मेडिसिन देखती हूँ, अगर कोई मिसिंग है तो मुझे लेकर आना पड़ेगा या फिर मंगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चा? हाँ। एनिमा की बात पर रावी ने अपनी गर्दन को हिला दिया और कश्यप ने एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछा। जो हाथ रावी के हाथ में है कश्यप का, रावी उसे दबा देती है। क्या हुआ, अब तू क्यों रो रही है? मैं ठीक हूँ, ठीक हो जाएगा, ये छोटा सा ही तो इन्फेक्शन है ना, रिलैक्स। और उतनी दूर क्यों बैठी है, पास आना। कश्यप जब ये रावी के मुंह से सुनती है तो उसकी नज़रें सीधा शिवी पर जाती हैं और ये बात रावी बखूबी नोटिस कर लेती है अपनी थोड़ी सी खुली आँखों से भी। उसे क्या देख रही है, वो पागल है, उस तू ये सोच वो है ही नहीं। ओए, मैं पागल लग रही हूँ? एक तो तूने इतना परेशान किया हुआ है, तेरी वजह से नींद नहीं आ रही है और तू मुझे पागल कह रही है? अपनी इस हालत में भी रावी रावी ही है। वो शिवी की बात का जवाब देती, अब मैंने तेरे साथ क्या किया? क्या नहीं किया तूने? शक्ल देखी थी अपनी उस दिन जिस दिन कश्यप के घर से आई थी। हाँ, मैंने तुझे कितना कॉल किया, कितना मैसेजेस किए, लेकिन तू है कि बात ही नहीं करती। तो क्या तुझे क्या लगता है तेरी ये शक्ल देखकर, तेरी ये बॉडी लैंग्वेज देखकर हमें फ़िक्र नहीं होगी, हमें परेशानी नहीं होगी? हाँ, ये सोच सोच कर मैं सो नहीं पाती हूँ रात को, और तू मुझे पागल कह रही है? रावी, ये कहते हुए शिवी भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। रिलैक्स यार शिवी, रे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ यार। तुम दोनों ऐसे मुंह बनाकर बैठोगे तो मैं ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाऊँगी। चल तू चाय तो पी अपनी। हाँ, ओ शिवी को अपने पैर से धक्का मारती है रावी। तू सुधरेगी नहीं। उसकी इस हरकत से शिवी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है
और कश्यप के लव भी रावी के इस पागलपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। शिवी उठकर अपना कप उठा लेती है और कश्यप को आदत है थोड़ी ठंडी चाय पीने की, तो वो उठना चाहती है मगर रावी उसके हाथ की पकड़ को ज़ोर कर लेती है। कहाँ, 1 सेकंड के लिए छोड़िए। कश्यप ने बहुत नर्म लफ्ज़ों में कहा। हाँ ठीक है। रावी ने अपनी गर्दन हिलाकर अपनी पकड़ को रिलीज़ कर दिया। कश्यप वहाँ से उठती है और उसे अच्छे से पता है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। वो थर्मामीटर निकाल कर रावी के टेम्परेचर को चेक करती है और टेम्परेचर बहुत हाई है। जब रेस्पिरेटरी हमें इन्फेक्शन होता है तो टेम्परेचर हाई ही रहता है। कश्यप ने फट से थर्मामीटर को अपनी जगह रखा और अपनी चाय के कप को साइड में लगा दिया। वो नीचे गई। नीचे जाकर वो एक बाउल में ठंडा पानी और एक सूती कपड़ा लेकर आती है और उस टेबल पर रख देती है। वो फट से उस कपड़े की पट्टी बनाती है और पानी में डुबाकर रावी के माथे पर रख देती है और उसके हाथ की हथेलियों को सहलाने लगती है। टेम्परेचर हाई नहीं, बहुत हाई था। अगर वो जल्दी से डिक्रीज़ नहीं होगा तो वो माइंड पर, ब्रेन सेल्स पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल सकता है। शिवी पास में बैठी ये सब देख रही है और खुश भी हो रही है और एक अजीब सा उसके दिल में भी कसक है कि कैसे अगर ये दोनों साथ नहीं हुए, ये दोनों नहीं मिले तो कैसे रहेंगे एक दूसरे के बगैर, क्या होगा। ये सब सारे इमोशन जो हैं जब शिवी को जब इतना इफ़ेक्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये दोनों कितने परेशान होते होंगे अपने इनर साइड में, जो किसी को भी नहीं बता सकते सिवाय एक दूसरे के। और रावी तो वो कश्यप को भी नहीं बता सकती। तो ये सारे इमोशन जब शिवी से हैंडल नहीं होते तो तुम दोनों मैं आती हूँ अभी, ये कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके चले जाने के बाद रावी अपनी नज़र में बेइंतहा मोहब्बत भर के कश्यप को देखती है, जिसकी आंखें गीली हैं और वो सिर्फ रावी की हथेलियों को सहलाने में लगी हुई है। कश्यप, क्या तू मुझे सीने से लगा सकती है? हाँ। जब उसने ये सुना तो फट से अपनी नज़रों को ऊपर किया और उसके अंदर जैसे लगता है पानी की टंकीज़ भरी हुई हैं। जैसे ही वो अपनी पलकों को ऊपर करती है, उन टंकियों में से कुछ बूंदें टपक जाती हैं और वो फट से अपने चेहरे को रावी के चेस्ट पर रख देती है और उसकी धड़कन को महसूस करती है। बहुत तेज, बहुत रफ्तार में चल रही है। एक तो टेम्परेचर उसका हाई है, ऊपर से कश्यप नज़दीक है। अब होगा ही तो क्या होगा। कश्यप उसके चेस्ट पर अपना चेहरा रख के रोने लगती है। रावी अपनी हथेलियों को उसके सर पर सहलाती है। क्या हुआ? सीने से इसलिए नहीं लगाने के लिए कहा था कि तू रोए, मुझे चैन नहीं आ रहा, इसलिए कहा था। जब कश्यप रावी से ये सुनती है तो वो पूरा अपने आप को रावी के जिस्म से पूरा का पूरा चिपका देती है और बहुत ज़ोर से उसे गले लगा लेती है। जब रावी कश्यप की बॉडी को पूरा अपने ऊपर महसूस करती है तो वो अपनी दोनों बाहों से उसे अपनी, जैसे कि अपने अंदर समा लेना चाहती हो, ऐसे कि कोई अलग ही ना कर सके। अगर वो उसको अपने अंदर समा लेगी तो कोई नहीं होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। ना समाज कुछ कहेगा, ना दुनिया कुछ कहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। ये दोनों कुछ देर तक ऐसे ही लिपटे रहते हैं। जब लिपटे रहने के बाद कश्यप को ख्याल आता है कि रावी की तबीयत ठीक नहीं, तो वो अपने आप को थोड़ा दूर करना चाहती है, मगर रावी उसे करने नहीं देती। रावी प्लीज़
आपकी तबीयत सही नहीं है ना? आप आपको आराम की ज़रूरत है। थोड़ा सा छोड़िए प्लीज़। जब कश्यप की ये रिक्वेस्ट रावी सुनती है तो वो कैसे कैसे नेगलेक्ट कर दे। वो छोड़ देती है, अपनी पकड़ को ढीली कर देती है। कश्यप लेटे ही लेटे उसके माथे से वो पट्टी हटाकर वापस से बॉल में डुबाकर वापस रखती है। फिर कहती है, जब आपको मालूम था कि बारिश आपको बीमार कर देगी, बारिश में भीगना आपको नुकसान करेगा, तो फिर आप क्यों भीगे? क्यों हमारी बात मानी? हाँ, क्यों? कश्यप इतना कह के रोने लगती है। अरे बस करना, तू कितना रोती है? रोने के लिए तू तू रोने के लिए आई है यहाँ पे या मुझे ठीक करने आई है? हाँ, हम नहीं ठीक करेंगे आपको, आपको मेडिसिन ठीक करेगी। हाँ, मेडिसिन ठीक करेगी, मालूम है मुझे। रावी इस हाल में भी नौटीपना करती है। लेकिन मेरी मेडिसिन तो तू ही है ना, तो तू ही तो ठीक करेगी। तो मेडिसिन कहाँ रोती है? तो क्यों रो रही है? मत रो। रो रो के मुझे भी रोतड़ू बना दिया तूने। रावी की इस बात पर कश्यप चिढ़ जाती है और उसे दूर होना चाहती है। उसके चेस्ट पर एक टैप करती है। आपको आपको इस साल में भी चैन नहीं है? नहीं, इस साल में क्या क्या मतलब? मेरे को इससे भी ज़्यादा फीवर हुआ ना, मैं तभी भी तुझे ऐसे ही प्यार करूँगी और ऐसे ही चिढ़ाऊँगी। जब कश्यप ये देखती है कि रावी चुप नहीं हो रही, तो वो अपनी हथेली उसके लबों पे रख के उसे चुप करा देती है और अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसके चेहरे पे रखकर उसे देखने लगती है। अगर तो मुझे कुछ और रख के भी तो चुप करा सकती थी ना? अपनी हल्की बंद आँखों से कश्यप की तरफ देखकर उसकी हथेली में ही रावी ने कहा, नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा अभी, पहले आपको ठीक होना होगा। अब चलिए, हमें छोड़िए। कश्यप की ये बात सुनकर रावी ने गर्दन को ना में हिला दिया। रावी, नहीं, हमें छोड़िए, पहले हमें आपका फीवर उतारना है। चलिए, बात मानिए, छोड़िए। रावी का बिल्कुल मन नहीं था उसे छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी कश्यप की बात मानकर अपनी पकड़ को रिलीज़ कर देती है। कश्यप उसकी बाहों से उठकर वापस से उसके माथे की पट्टी के पानी को बदलती है और वापस से उसके माथे पर पट्टी करती है। इतने में अनीमा मेडिसिन लेकर आती हैं और देखती हैं कि किस तरह कश्यप ने पानी की पट्टी को रावी के सर पे रखा हुआ है। फटाफट से अनीमा रावी को दवाई देती है। रावी चुपचाप दवाई खा लेती है। नहीं, ऐसा नहीं करेगी रावी। वो मुंह बनाती है और अनीमा से कहती है, नहीं, मुझे नहीं खाना। बेटा, वो देखो, आपका जूस भी वहीं रखा है ना, चलो दवाई खाओ और जूस पीना साथ में। नहीं, मुझे नहीं खानी, ये बहुत कड़वी होती है। प्लीज़ अनीमा, मुझे नहीं खाना, प्लीज़। नहीं, खानी पड़ेगी, चलो खाओ। अनीमा ने स्ट्रिक्ट होते हुए रावी से कहा। रावी ने अपना मुंह बितकाया, मुंह बनाया और न जाने कैसे कैसे एक्सप्रेशन दिए जब उसको मेडिसिन खाने के लिए कहा गया। सामने बैठी कश्यप उसके एक्सप्रेशन को ही देख रही थी। कश्यप ने धीरे से रावी का हाथ पकड़ लिया और रावी ने अपनी नज़रों को कश्यप के चेहरे पर किया। कश्यप ने आँखों ही आँखों में इशारा किया दवाई खाने का और उसके इशारे को रावी ने फट से फॉलो कर लिया और दवाई एनिमा के हाथ से ले ली। कैसे न कैसे उसने अपने मुंह में दवाई डाल ली और फट से पानी का गिलास लेकर वो पूरा पानी का गिलास पी गई, जैसे वो दवाइयों को पानी के सहारे सीधा अपने स्टमक में भेज देना चाहती हो। उसने यही किया। रावी
को जब दवाई खाते हुए अनिमा ने देखा तो वो मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ फेरते हुए वो इस कमरे से चली गईं। रावी ने जैसे ही देखा अनिमा चली गई हैं, उसने अपना मुंह दोबारा से बिदकाना शुरू कर दिया। कश्यप ये देखकर अपनी गीली आंखों से मुस्कुरा दी। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और अपने आप को रावी के चेहरे पर झुका दिया, रावी के माथे को चूम लिया। इससे क्या होगा, दवाई तो मैंने मुंह से खाई है ना। तो ये कहते हुए रावी ने अपने होठों को गोल कर लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कश्यप करे तो क्या करे, क्या ही कहे वो, उससे कुछ नहीं कहा जाता और वो छोटा सा एक किस उसके होंठ पे कर देती है और वापस अपने चेहरे को अपनी जगह कर लेती है। इससे क्या होगा, इससे तो एक एक टैबलेट का भी नहीं हुआ। रावी ने एक बच्चे की तरह जिद की, एक बच्चे की तरह बातें करने लगी। वो सो जाइए, चलिए, चुप करिए, चुप, बिल्कुल चुप, कश्यप ने ऑर्डर देते हुए कहा और उसने दोबारा से थर्मामीटर निकालकर रावी के टेम्परेचर को चेक किया। टेम्परेचर टस से मस नहीं हो रहा। उसने दोबारा से उस पट्टी के पानी को चेंज किया और दोबारा से उसने उसके माथे पर रखा उस कपड़े को। अब कश्यप उसके हथेलियों को सहलाने लगी है। रावी जो अभी बातें कर रही थी वो चुप होने लगी है, क्योंकि फीवर का जो टेम्परेचर है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। रावी अचानक से कांपना शुरू कर देती है, शायद ये बढ़ते फीवर की वजह से है। कश्यप जब ये देखती है तो वो फट से एसी की तरफ देखती है। एसी तो पहले से ही बंद है, फिर रावी क्यों कांप रही है। कश्यप थोड़ा सा समझती है कि हाँ, शायद ये फीवर की वजह से है। वो फट से रावी को ब्लैंकेट से कवर करने लगती है। कवर करने के बाद वो उसकी हथेलियों को जल्दी जल्दी सहलाने लगती है ताकि उसे गर्माहट मिल सके। लेकिन जब ये सब काम नहीं आता तो वो फट से जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। लॉक करने के बाद वो फट से रावी के पास आती है और उसके बगल में आकर लेट जाती है। लेट जाने के बाद वो अपनी दोनों बाहों से रावी को अपने जिस्म से चिपका लेती है और कस के उसको गले लगा लेती है और ब्लैंकेट कवर करती है। उसकी बाहों में भी रावी कांप रही है। मेडिसिन अभी उसने ली है, उसका असर आने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। कश्यप को अच्छे से पता है 10 से 15 मिनट तक मुझे रावी को हैंडल करना होगा। वो उसे वैसे ही गले लगाए रहती है। गले लगाने के बावजूद वो उसके बैग को सहलाती है, कभी उसकी ऊपर वाली साइड तो कभी नीचे वाली। कभी वो उस अपनी हाथ की हथेलियों को उसके माथे पर सहलाती है और बिल्कुल वो चिपकी हुई है। ऐसा जब वो 5-10 मिनट तक कर लेती है तो रावी का कांपना हल्का सा कम होता है, शायद मेडिसिन के असर से। वो तभी भी उसको वैसे ही गले लगाए रहती है। रावी चुप हो गई थी जब वो कांपना शुरू करी थी। अब मेडिसिन के असर ने उसको नींद में डाल दिया है, वो सो गई है। कश्यप की जान में हल्की सी जान आती है और उसकी आंखें फिर से गीली हो जाती हैं जब कश्यप को ये महसूस होता है कि रावी ने अब कांपना बंद कर दिया है। तो वो हल्का सा अपने आप को रावी से दूर करती है, मगर रावी जैसे उसे अच्छे से मालूम है कि वो किसकी बाहों में है, वो होना ही नहीं चाहती। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। नींद में भी कश्यप कैसे न कैसे हल्का सा अपने आप को रावी से दूर करती है। उसके चेहरे को देखती है, उसका चेहरा लाल पड़ गया है। उसके माथे को वो चूम लेती है और वापस से उसके चेहरे को अपने सीने में दबा लेती है। ऐसे ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बीत जाते हैं। शिवी ने इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वो बाहर नीचे हॉल में बैठी हुई है। अनिमा ने भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मम्मी और पापा बाहर गए हुए हैं। पापा ये जो नया टर्म है इसमें थोड़े से बिज़ी लग रहे हैं।
ऐसे ही कुछ पल बीतते हैं। कुछ पल बीतने के बाद कश्यप जब अपने आप को रावी से दूर करती है तो इस बार रावी की पकड़ ढीली है, वो गहरी नींद में है। कश्यप बड़ी सावधानी से रावी को अपने आप से अलग करती है। अलग करने के बाद वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। कवर करने के बाद वो सामने रावी के बैठ जाती है और सिर्फ रावी को देखने लगती है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि उसकी वजह से रावी की ये हालत है। वो तो उसकी शेरनी है, तो फिर कैसे वो रावी को बीमार करवा सकती है बारिश में भिगाकर। उसे इतना सा भी नहीं पता, उसे पता होना चाहिए था। उसे क्यों नहीं पता था? कश्यप इस बात के लिए अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती है। तभी रावी करवट लेती है और अपनी आँख हल्के से खोलती है तो देखती है कि कश्यप उसके सामने है। क्या हुआ? अब तो क्या सोच रही है? कुछ नहीं, आप सो जाइए। इस बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। क्या बात करनी है कश्यप? अभी कर ले। रावी इस तरह बोलती है, कश्यप का दिल मेल्ट हो जाता है। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब है और आपको फीवर आ रहा है? और सबसे पहले ये क्यों नहीं बताया कि आपको बारिश में भीगना? रिलैक्स बच्चा, छोटी सी तो बात है। नहीं, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर उस दिन आप बारिश में नहीं भीगे होते तो आपकी तबीयत ख़राब नहीं हुई होती ना। ओके, सॉरी। देख, मैंने कान भी पकड़ लिए, माफ़ कर दे। रावी सच में अपने कान पकड़ लेती है और उसके पकड़े हुए कान के जो हाथ हैं उसे फट से कश्यप पकड़ लेती है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ देर तक, या मैं कहूँ कि कुछ घंटों तक, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ही लिपटे रहते हैं। कुछ पल बाद जब कश्यप की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी आंखों के सामने रावी के चेहरे को पाती है, जो पहले से अच्छा दिख रहा है। उसकी हथेलियों को ये एहसास होता है कि रावी की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो पहले से डाउन चला गया है, और ये अच्छी बात है। कश्यप रावी के सर को आहिस्ता आहिस्ता सहलाती है, मगर फिर भी रावी अपनी नींद से जग जाती है और वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है और कश्यप को अपनी बाहों में पाती है। वो वापस अपना चेहरा कश्यप के चेस्ट में रख देती है बड़े ही आराम से। रावी, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? पहले से ठीक है? हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। अरे, लेकिन क्यों? आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? 1 हफ्ता हो गया और हमें ऐसे पता लगा, आज भी आपने नहीं बताया। क्यों? अरे बाबा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, बस यही बात है। छोटी सी तो बात है, फीवर ही तो था। हाँ, बहुत छोटी बात है। हमने देखा किस तरह से फीवर चढ़ा था आपको, और जब आपको बारिश से तकलीफ़ है, नुकसान करती है, तो क्यों भीगे आप हमारे साथ? क्यों? क्योंकि मैं भीगना चाहती थी तेरे साथ। मैं हर बारिश में तेरे साथ भीगना चाहती हूँ। हाँ, ताकि बाद में हम आपकी खिदमत करें। कश्यप की ये बात सुनकर रावी के लब मुस्कुरा देते हैं। अरे बाबा, मत करना खिदमत, मैं खिदमत करूँगी तेरी, बस। नहीं। अरे, और इन दोनों की जो क्यूट बातें हैं, इनमें दखल आ जाता है। दरवाजे पे नॉक कर देती है शिवी। कश्यप हल्का सा नहीं, पूरा हट जाती है रावी के बदन से और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देती है। अपने सूट को, अपने दुपट्टे को ठीक करती है और फट से जाके दरवाज़ा खोल देती है। इतना टाइम दरवाज़ा खोलने में? क्या कर रहे थे तुम दोनों? शिवी वापस अपने पुराने अंदाज में आकर इन दोनों को छेड़ कर कहती है, बस करना,
टाइम तो देखा कर ये सब बोलने का। क्या कर रहे हैं हम दोनों, काश के कर रहे होते हैं। पर अभी इसमें खुद नहीं देख रही है वो किस तरीके से बात कर रही है, और शिवी से वो ये कहती है हाँ हाँ बस रहने दे। और तू बता, तू बारिश में भींगी थी और तू 1 हफ्ते से तू ये सब अपने अंदर लेके चल रही है भाई, क्यों? हाँ, शिवी ने उसे डांटते हुए कहा और उसके पैर के पास आकर बैठ गई। क्या करूँ फिर, क्या करूँ? तुम सबको बताकर तुम सबको और परेशान करूँ? हाँ। हाँ हाँ ठीक है, अभी तू बीमार है ना तो ज़्यादा मत बोल, ठीक हो जा फिर मैं तेरे से बात करती हूँ। कश्यप, तू ठीक है? शिवी ने अपनी नज़रों को कश्यप की तरफ करते हुए कहा हाँ हम ठीक हैं। तो तुम दोनों को अभी भी अकेले टाइम चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, जा तो चल निकल। शिवी की बात का फट से रावी ने जवाब दिया, और रावी की बात सुनकर कश्यप हंसने लग गई और शर्मा सी गई। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। शर्म कर ले, शर्म कर ले, बीमारी में भी तुझे वही बस यही सब बातें करनी है। हाँ, तुझे किसने कहा था आने के लिए? कश्यप को भेजती सर्फ, तो क्यों आ गई कबाब में हड्डी। और इन दोनों की जुगलबंदी वापस से चलने लगी। तभी इन दोनों की बात में कश्यप अपनी बात बोलती है और हमें घर जाना होगा। उसके शब्दों में कोई उत्साहता नहीं थी। निराश शब्दों से कश्यप ने कहा, और ये सुनकर रावी जो है वो बेड का सिरहाना लेकर बैठ गई। आप क्यों बैठ रही हैं? सो रही है ना, क्या जाना ज़रूरी है? रावी ने अपना चेहरा उतारते हुए कश्यप की तरफ देखकर कहा हाँ। एक हल्की सी हाँ कहकर कश्यप ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। काफ़ी वक्त हो गया था इन दोनों को यहाँ आए हुए। अब कम से कम शाम के 6 बज चुके थे। 6 बजने के बाद शायद कश्यप के फ़ोन भी आए घर से। उससे पहले कश्यप घर जाना चाहती है। रावी अपना चेहरा पूरा उतार लेती है और इन दोनों को देखती है शिवी। ठीक है, मैं कश्यप को छोड़ कर आती हूँ, ठीक है। रावी भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है बिना कोई आर्गूमेंट किए शिवी से। शिवी अपनी कदम कमरे के बाहर कर देती है और कश्यप रावी की तरफ देखकर कहती है हम जाएं? रावी एक छोटे बच्चे की तरह गर्दन को अपनी नाव में हिला देती है, जैसे उससे कोई जान छीन रहा हो, जैसे उससे कोई ये कह रहा हो कि सांसें ना लेना। ये देखते हुए कश्यप उसके पास आ जाती है और अभी जिस तरह से कश्यप के भाई ने उसे गले लगाया था वैसे ही वो रावी का चेहरा अपने आप से लगा लेती है और रावी दोनों हाथों से कश्यप को पकड़ लेती है। हमें जाना होगा ना बच्चा, हम नहीं जाना चाहते आपको छोड़कर, लेकिन क्या करें, हमें जाना होगा। ये कहते हुए कश्यप कमज़ोर लगने लगती है और ये रावी अच्छे से भाप जाती है। ठीक है काजू, तू रो क्यों रही है लेकिन? हाँ, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक रहूँगी। हाँ, आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आप अपना ख्याल रखेंगे। आप हमारी शेरनी है ना, अगर आप कमज़ोर पड़ेंगी तो हमारा क्या होगा? कश्यप की बात पर सोचने लगती है रावी और अपने चेहरे से डर का, कमज़ोर होने का एक भी भाव ना हो ये कंफर्म करती है और अपने चेहरे को कश्यप के चेहरे के सामने कर लेती है और अपनी चिन को कश्यप के पेट में गड़ा देती है। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी अपना और खुश रहूँगी, खाना भी खाऊँगी, दूध भी पीऊँगी, बस तू अपना ख्याल रखना, ठीक है। कश्यप उसकी ये बातें सुनकर हंस देती है। हाँ ठीक है, अब हम जाएं? इस बार भी रावी अपनी गर्दन नाव में हिलाती है और उसकी इस हरकत को देखकर कश्यप मुस्कुरा देती है और अपने मुस्कुराए लबों से रावी के माथे को चूम लेती है। जब वो उसका माथा चूम लेती है तो वो अपने होंठ को हाईलाइट करती है। रावी,
कि मुझे अपने होठों पर भी चाहिए। जब उसके इशारे को बखूबी समझ जाती है और उसके होठों को सॉफ्टली चूमने लगती है और अब का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है और ये दोनों एक बहुत सॉफ्ट और थोड़ा सा लंबा किस शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। ये कहते हुए कश्यप अपने आप को रावी से छुड़ा लेती है। रावी को ऐसा लगता है किसी ने सांसें छीनी हो एकदम से। कश्यप वहाँ से बिना रुके उस कमरे से निकल जाती है, बिना पीछे देखे वो नीचे उतर जाती है हॉल की तरफ। और हॉल में उतरते ही वहाँ अनीमा नहीं है तो उस किसी से मिलना नहीं है, वो गेट की तरफ बढ़ जाती है। चलिए शिवी, ये कहते हुए और ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वक्त आगे जाता है, जाने के साथ साथ रावी अपने तबीयत के बारे में कश्यप को कैसे न कैसे बता ही देती है, जिससे कश्यप को ये इत्मीनान रहता है कि रावी ठीक है और शिवी इनकी कड़ी है। शिवी जैसा दोस्त पाना शायद ही किस्मत है। ऐसे ही वक्त आगे जाता है। कश्यप अपनी आगे की पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने लगती है कि उसे क्या करना है। इसी तरह रावी भी अपने जिस टर्म्स के प्रोजेक्ट के बारे में उसके पापा ने बात की थी वो उस पर फोकस करने लगती है। इसी बीच इन लोगों का रिजल्ट आता है, मगर रावी के जो स्कोर हैं उनका कोई जवाब नहीं है। उसने बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं, मार्क्स कश्यप के भी अच्छे हैं और उसने भी बेहतरीन परफॉर्म किया है। जिस चीज़ में उसे एडमिशन लेना है उस चीज़ के लिए वो प्रॉपर काम कर चुकी है। शिवी और शिखा के मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं और एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट के बीच में जो वक्त था उस वक्त में एक बात हुई कि शिखा की मैरिज तय हो गई है, उसकी शादी पक्की हो गई है। ऑफिशियली इनविटेशन नहीं है अभी, लेकिन दोस्तों में तो पता लग जाता है ना। तो शिखा की शादी तय हो गई है। रावी ने जो फोकस अपना इस प्रोजेक्ट के पे बनाया हुआ था उसमें वो कामयाब हो जाती है। जैसा कि उसके फादर ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करवाना होगा, अप्रूव्ड करवाना होगा, तो वो अप्रूव्ड हो जाता है। जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके 2 दिन बाद ही ये ख़बर आती है कि रावी की जो फर्म है, जो टर्म्स नहीं बनी हैं, उस प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड कर दिया गया है और अब वहाँ एक और ऑफिस होगा जो रावी के नाम का है। इस बातों को लेकर, इन खुशखबरियों को लेकर फादर बहुत खुश हैं रावी के। वो एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, डिसाइड करते हैं और सभी अपने कुलीग्स को बुलाते हैं। जो नई टर्म्स के कुलीग्स हुए हैं उन्हें, और जो पुराने हैं उन्हें तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। इसी बीच रावी ये डिसाइड करती है कि वो अपने फादर को सब बता देगी और वो बहुत खुश है। इस खुशी में वो कश्यप को एक बार देखना चाहती है, लेकिन वो ये भी तय करती है कि मैं कश्यप को तब देखूंगी जब अपने पापा से सारी बातें बोल दूंगी। उसे ये यकीन है कि जब वो अपने पापा से सब कुछ कहेगी उसके पापा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए क्या होता है और क्या नहीं। ये छोटा सा पार्ट अपने तक रखिए, आज के लिए यही रखते हैं। और बस आज मेरा थ्रोट जो है ना वो अब रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज़ जब ये वेदर बदलता है, एक फेस से दूसरे फेस में जाता है, तो मेरे थ्रोट को थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मैं मिलूँगी आपको स्टोरी के किसी भी पल के नेक्स्ट पार्ट में। और अपना प्यार बनाए रखिए। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि किस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन हाँ, सबको अग्नि परीक्षा देकर गुजरना होता है ना। सबको किस तरह रावण के अहंकार को, पहाड़ जैसे अहंकार को सीता मैया के घास के तिनके ने हिला दिया, उसी तरह अपने मन को रखिए, अपने दिल को रखिए, अपने चरित्र को रखिए कहूँगी। तो बस अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।